अस्सलामुअलैकुम जेंटलमैन। ऐसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो कि मेरे पास डिफरेंट जगहों पे जिस तरह के आए हुए हैं, फेसबुक, यूट्यूब, स्नैक पे, इंस्टाग्राम पे, उन सब क्वेश्चंस का आंसर यानी आपके तमाम डाउट्स मैं आज इस वीडियो में क्लियर करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को ना पूरा देखना। आपके जो भी जहन में फोर्सेस को लेकर, आईएसएसबी को लेकर, इनिशियल टेस्ट को लेकर जो भी क्वेश्चंस डाउट्स हैं वो पूरे हो जाएंगे यहाँ पे। उन सब का आंसर आपको एक साथ ही मैं देने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले जो कैंडिडेट्स क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास कितने चांसेस हैं इनिशियल टेस्ट के, सो मैं आपको बताता चलूँ, आर्मी और नेवी में आप अनलिमिटेड टाइम जब तक आपकी एज ओवर नहीं हो जाती आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एयरफोर्स में आप सिर्फ 3 टाइम इनिशियल दे सकते हैं। 3 टाइम्स देने के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते इनिशियल में, क्योंकि एयरफोर्स की आगे ही बहुत ज़्यादा अवाम अप्लाई कर रही होती है और उन्हें इतनी ज़रूरत नहीं है। और एक बंदा जो कि 3 टाइम्स में नहीं कर सकता तो वो कहते हैं कि ये क्या करेगा। सो बस समझे कि बस एयरफोर्स में सिर्फ 3 टाइम्स है। आर्मी नेवी में आप जितनी मर्ज़ी दफ़ा दे सकते हैं इनिशियल चांस को। उसके बाद जो एक और क्वेश्चन आता है कि गर्ल्स आर्मी को कैसे ज्वाइन कर सकती हैं, किस कमीशन के थ्रू ज्वाइन कर सकती हैं, इंटर में कैसे ज्वाइन कर सकती है, ग्रेजुएशन के बाद कैसे कर सकती हैं। तो गर्ल्स जो है ना वो ज्वाइन कर सकती हैं पाकिस्तान आर्मी को एज अ कैप्टन भी, एज अ मेजर भी, थ्रू शॉर्ट सर्विस कमीशन। आर्मी को वो इंटर की बेस पे या परमानेंट कमीशन के ज़रिए नहीं ज्वाइन कर सकती, उसके लिए शॉर्ट सर्विस में ही उनको अप्लाई करना पड़ेगा। शॉर्ट सर्विस में आप लेडी कैडेट कोर्स के लिए अप्लाई कर सकती हैं अपनी बैचलर्स के बाद एज अ कैप्टन के लिए। उसके अलावा आप MBBS करके पाकिस्तान की किसी भी रिकॉग्नाइज मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से आप आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं एज अ GDMO यानी जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर, जो कि कैप्टन के रैंक का होता है। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन FCPS मीन इफ़ यू आर स्पेशलिस्ट हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं एज अ कंसल्टेंट, जो कि एक मेजर की पोस्ट होती है। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन हो BSc, सो यू कैन ज्वाइन आर्मी एज अ कैप्टन ऑफिसर इन द कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स। आपकी अगर इंजीनियरिंग की डिग्री है सो आप एज अ इंजीनियर कॉर्प्स भी एज अ कैप्टन ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सर्विसेज कॉर्प में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड कॉर्प्स ऑफ सिग्नल यानी आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। ये इस कॉर्प्स का नाम है। ये सर्विसेज के डिफरेंट नेम्स हैं। उसके अलावा आप FSC प्री मेडिकल करके भी AFNS के थ्रू आप ज्वाइन कर सकती हैं आर्मी को, जिसके बाद आपकी 4 ईयर की नर्सिंग की एज अ ट्रेनिंग होगी आर्मी के थ्रू। उसके बाद आप लेफ्टिनेंट ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप इंटर बेस पे सिर्फ प्री मेडिकल वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि अगर हम अपनी तमाम इनिशियल टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं, अपने इनिशियल फ़िज़िकल, मेडिकल और इंटरव्यू को क्लियर कर लेते हैं तो क्या हमें SSB फॉर्म मिलेगा? जी हाँ, आपको मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ आर्मी और नेवी के लिए। एयरफोर्स में आपकी शॉर्ट लिस्ट होगी, उसके बाद आपको SSB फॉर्म मिलेगा। एयरफोर्स का सिलेक्शन क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू आर्मी और नेवी के मुकाबले। लेकिन आपको अगर आप इनिशियल और बाकी मेडिकल वगैरह ये इंटरव्यू में अगर अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो उसकी बेसिस पे आप जो है ना आपको SSB फॉर्म मिल सकता है। और कुछ पूछ रहे थे कि हमारी SSB की डेट कब तक आती है। तो जो आर्मी है उसमें आपकी 1 मंथ भी लग जाते हैं, 2 मंथ भी लग जाते हैं, लेकिन नेवी में कम से कम 2 से 3 मंथ लग जाते हैं और एयरफोर्स में भी सेम टाइम इसी तरह ही होता है। और कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि टेक्निकल कैडेट कोर्स क्या है, इसको हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपकी FSC प्री इंजीनियरिंग और ICS अगर आपकी है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं एज अ इंजीनियर भी, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस की बेस पे आर्मी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ बच्चे पूछे थे नेवी को हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, प्री मेडिकल वाले कर सकते हैं कि नहीं। तो प्री मेडिकल वाले नेवी को ज्वाइन नहीं कर सकते। आपकी सिर्फ आपके पास होनी चाहिए इंजीनियरिंग या फिर ICS होनी चाहिए। स्टैट भी चल सकती है, कंप्यूटर भी चल सकती है, आप तभी ज्वाइन कर सकते हैं। और एयरफोर्स को आर्ट्स वाले नहीं कर सकते, बाकी ICS वाले और FSC वाले कर सकते हैं। हाँ, पायलट के लिए प्री मेडिकल भी चल जाएगा। कुछ कहते हैं कि सिर्फ प्री इंजीनियरिंग वाले जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, प्री मेडिकल वाले भी कर सकते हैं एज अ पायलट अब ऑफिसर के लिए। दूसरी कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि हमारे कितने % मार्क्स हो तो हम फाइनल सिलेक्शन में आएंगे। तो फाइनल सिलेक्शन में आने के लिए आपके पास 60% जो कि उनका क्राइटेरिया, उसको आप मीट ज़रूर करना चाहिए आपका। उसके अलावा आपकी परफॉर्मेंस पर मैटर करता है। 5 to 10% से 15% आपके इंटर के मार्क्स मैटर करते हैं। आपकी ISSB और इनिशियल टेस्ट की परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है। अगर आपने इसमें अच्छा परफॉर्म किया है तो देन यू विल बी सिलेक्टेड इन फाइनल मेरिट लिस्ट। बाकी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। दूसरी कुछ बच्चे पूछते हैं कि सिफारिश चलती है, तो सिफारिश नहीं चलती। अगर पाकिस्तान में कोई इदारा जो बगैर सिफारिश के मोस्टली चल रहा है वो आर्म फोर्सेस का है। आपके पास आप काबिल होने चाहिए। अगर आप उनके क्राइटेरिया, उनकी तमाम चीज़ों को मीट करते हैं देन यू विल बी सिलेक्टेड।
कुछ बच्चे पूछते हैं कि आर्मी ऑफिसर की फ़ैमिली के लोग ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं। जी हाँ, वो इस वजह से क्योंकि उनको प्रोसीजर के बारे में पता होता है, लेकिन उनका क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू सिविलियन, क्योंकि उनको सब कुछ पता होता है, इसलिए उनका क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफ़िकल्ट करते हैं सिविलियन के मुकाबले। कैडेट कॉलेज की जहाँ तक बात है तो ऑब्वियसली यार वो उन लोगों ने 4 to 2 ईयर मिनिमम तो लगाए ही होते हैं कैडेट कॉलेज में, तो उनकी काफ़ी बेस अच्छी बनी होती है, जिस वजह से उनके चांसेस होते हैं। मगर ऐसा भी नहीं है कि सारे अगर सेलेक्ट हो गए, सारे सेलेक्ट होने लग जाए तो कैडेट कॉलेजेस के भी तकरीबन 10 to 50,000 के करीब स्टूडेंट होते हैं, जबकि आर्म फोर्सेस में सीट सिर्फ 600 होती है, 700-600 के राउंड अबाउट। तो सारे अगर वो भी अप्लाई करें तो नहीं हो सकते, तो इतनी भी सीट्स नहीं होती कि वो सारे ही चले जाएँ। तो इनका क्राइटेरिया होता है, सीट्स वगैरह यही होती हैं कि अगर आप उनके क्राइटेरिया पे उतरते हैं तो आप सेलेक्ट होंगे। लेकिन जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है वो कहते हैं कि सिलेक्ट तो 1000 को भी कर लेंगे हम, लेकिन एंड पे जो अगर जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस होती है उनको हम फाइनल मेरिट लिस्ट में लेके आएंगे। तो होप सो आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा AMC वगैरह का भी पूछते हैं, FNS का भी पूछते हैं, तो FNS में गर्ल्स ज्वाइन कर सकती हैं प्री मेडिकल के थ्रू। BDS वगैरह डेंटल वगैरह की होती हैं, ये आर्मी की आती है AMC में। इसमें MBBS के लिए सिर्फ बॉयज़ और गर्ल्स BDS के लिए कर सकते हैं अप्लाई। तो ये होता है गर्ल्स के लिए इंटर की बेस पे मेडिकल में जाने का मौका, और FNS के ज़रिए भी होता है। और LCC जो लेडी कैडेट कोर्स है वो सिर्फ बैचलर्स के बाद होता है, और गर्ल्स ज्वाइन कर सकती हैं एयरफोर्स को इंटर की बेस पे एज अ GD पायलट भी कर सकती हैं, कैडेट ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। और ये लेकिन साल में 2 दफ़ा अनाउंस होता है, जिसमें से सिर्फ एक ही दफ़ा अप्लाई कर सकती हैं, और वो सिर्फ होता है फरवरी में जो आती हैं उसमें। उसके अलावा आर्म फोर्सेस की वैकेंसीज़ कितनी दफ़ा आती हैं, तो साल में जो है ना तकरीबन 6 दफ़ा आती हैं। नेवी की 2 दफ़ा आती हैं, आर्मी और एयरफोर्स की भी 2-2 दफ़ा अनाउंस होती हैं। इनके डिफरेंट टाइम्स हैं, आर्मी का इनके जो भी शेड्यूल हैं वो फिक्स होते हैं, उसी टाइम पे इनका वैकेंसीज़ आती हैं। कोविड की वजह से भी अगर आपने देखा हो तो इनका टाइम टू टाइम वैकेंसीज़ आती रही हैं, कोई इनमें डिले नहीं किया इन्होंने बिल्कुल भी, पूरे टाइम शेड्यूल पे सारे टेस्ट वगैरह होते हैं। इनिशियल टेस्ट की जहाँ तक पूछते हैं कि कहाँ से तैयारी करें, तो इनिशियल टेस्ट की तैयारी जो आपने करनी है वो किसी भी बुक से आप कर सकते हैं, मैं कोई बुक रेकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी अगर आप पूछते हैं तो फिर एक गो टेस्ट वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप फ्री में तैयारी MCQs वगैरह तमाम चीज़ें क्विज़ वगैरह सब चीज़ों के टेस्ट होते हैं, आप वहाँ से क्विज़ वगैरह MCQs वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके टेस्ट दे सकते हैं। उसके अलावा आप कोई बुक डोगर की बुक्स होती हैं, दूसरी तीसरी बुक्स होती हैं, पास पेपर्स वगैरह नहीं, मतलब कि आपको पास पेपर का ज़्यादा कोई फ़ायदा इसलिए नहीं होता कि प्रेजेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, एकेडमी का आपके लिए मैथ आपका अच्छा होना चाहिए, 9th-10th का बेसिक चीज़ें होती हैं आर्मी में। नेवी एयरफोर्स में फ़िज़िक्स वगैरह की बातें आती हैं, फ़िज़िक्स केमिस्ट्री के थोड़े सवाल होते हैं, तो उनके बारे में पूछ लेते हैं। अदरवाइज़ आर्मी में जनरल नॉलेज एकेडमिक छोटा मोटा टेस्ट होता है, 9th-10th की बुक से ही आया होता है। नेवी में भी यही होता है। एयरफोर्स का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, आपको आना चाहिए, जिस वजह से जिनके कम नंबर होते हैं वो बच्चे सेलेक्ट इसलिए भी नहीं होते क्योंकि उनका नॉलेज इतना ज़्यादा नहीं होता है। अगर आपका नॉलेज अच्छा है फिज़िक्स केमिस्ट्री वगैरह में तो आप एकेडमिक को ईज़िली क्वालिफाई कर लेंगे। और टाइम क्योंकि कम होता है इसलिए काफ़ी बच्चे रह भी जाते हैं, तो टाइम मैनेज करना आना चाहिए आपको इनिशियल टेस्ट में। और इसके अलावा कोई और चीज़ जो रह गई हो, सोच रहा हूँ, अगर आपको याद आए तो आप कमेंट में कर सकते हैं या इनबॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं, मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं PMA काकूल लाइफ को, स्नैक वीडियो पे भी PMA काकूल लाइफ, और फेसबुक पे सुपर भी इंफॉर्मेशन के नेम से, और यूट्यूब पे भी PMA काकूल लाइफ के नाम से चैनल है। इसके अलावा आप कोई भी सवाल है जो पूछ सकते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से रिलेटेड, फोर्सेस से रिलेटेड। तो मैं आपको साथ साथ एक बात और बताता चलूँ, एक बात मेरी जहन में रख लें, वो ये कि कोई भी जॉब आपको इंटर की बेस पे 17 ग्रेड जॉब नहीं देगी, कोई भी पाकिस्तान में कोई भी इदारा आपको नहीं देगा, सिर्फ आर्म फोर्सेस है जो आपको दे रही हैं। CSS, PPSC, ये जितने भी लेक्चरेट्स की जॉब आती है 17 ग्रेड, इसमें लोग बहुत मेहनत करके जाते हैं। तो अगर आप इंटर की बेस पे 17 ग्रेड जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। बगैर प्रिपरेशन के आप बिल्कुल उम्मीद ना रखें कि आप सिलेक्ट होंगे। 17 ग्रेड जॉब आप इंटर की बेस पे कर रहे हैं। आपको मैं बताता चलूँ, सब इंस्पेक्टर, ASI वगैरह SHO, इनके ग्रेड भी 13, 11, 12, 14 से ज़्यादा नहीं होते, और ये कितनी बड़ी पोस्ट होती हैं। सो आप 17 ग्रेड के लिए कर रहे हैं तो आपकी मेहनत, आपकी तैयारी, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।